हम इंसान मार्स पर जाना चाहते हैं और इसके लिए प्लान्स भी तैयार हैं। अगर हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर उतारना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म अंतरिक्ष यात्रियों को स्टडी करना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सूक्ष्म अंतरिक्ष यात्री यानी कि वो बैक्टीरियाज जो ऑलरेडी हमारी ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरीज में स्पेस में रहते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स कभी भी स्पेस में अकेले ट्रैवल नहीं करते। हर अंतरिक्ष यात्री अपने शरीर पर करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज, वायरसेस और अनेकों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेस में अपने साथ लेकर जाते हैं, जिनमें से बहुत से इंसानों के लिए जरूरी हैं और कुछ बहुत ही खतरनाक। लेकिन हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि ये बैक्टीरियाज माइक्रोग्रेविटी और स्पेस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। पर नासा अब ये जानना चाहता है। हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स ने ISS के लगभग हर कोने से सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। ये एक तरह से उन माइक्रोबियल एस्ट्रोनॉट्स की जनगणना करने जैसा है, ताकि हम उन्हें समझ पाएं। अगर वो खतरनाक हैं तो हम उन्हें खत्म कर सकें या फिर रोक पाएं, ताकि सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ISS पर कोई साईफाई मूवी जैसी घटना ना घट पाए, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस जैसे कि मार्स पर जाना हो तो इनसे कैसे डील किया जाए। बैक्टीरियाज हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर और अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज हैं जितने हमारे अंदर ह्यूमन सेल्स होते हैं। आप इंसानों को इनके चलते फिरते एक इकोसिस्टम की तरह मान सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरियाज तो असल में हमारे लिए जरूरी हैं और इनका हमारी हेल्थ पर एक गहरा असर पड़ता है। ये हमारी इम्यूनिटी, हमारे दिल और इवन हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। वैज्ञानिक अक्सर इस माइक्रोबायोम को एक इनविजिबल ऑर्गन की तरह देखते हैं जो कलेक्टिवली हमारे शरीर के लिए ही काम करता है। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट मिशंस जैसे कि मार्स या इससे भी दूर जाने के लिए इस इनविजिबल ऑर्गन को स्टडी करना और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक सिर्फ ह्यूमन माइक्रोबायोम से ही चिंतित नहीं है, स्पेसक्राफ्ट का भी अपना माइक्रोबायोम होता है। सन 1998 में एक रशियन स्पेस स्टेशन मिर पर उसके पैसिफिक ओशन में डी ऑर्बिट होने से करीब 3 साल पहले वैज्ञानिकों को वहां पर दर्जनों भर बैक्टीरियाज की ऐसी स्पीशीज मिली थी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। वो सर्विस पैनल के पीछे छिपे हुए थे। उस समय वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोबायोम को स्पेस स्टेशन पर लगी किसी खूबसूरत मशीन की तरह काम करते हुए देखा था। वो माइक्रोबायोम कुछ ऐसा था जैसे कि एकदम जिंदा, जैसे किसी इंसान का होता है। और कभी कभी ये एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। आप सोचकर देखो कि आप और आपके साथी नेपच्यून तक एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आपके स्पेसक्राफ्ट पर एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि मांस खाता है, तो उस न दिखने वाले दुश्मन से आप कैसे निपटेंगे? और ये कोई क्रेजी आइडिया नहीं है। सन 2006 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सैमोनेला बैक्टीरिया के सैंपल्स को स्पेस शटल अटलांटिस पर 11 दिनों के लिए भेजा था, सिर्फ ये पता करने के लिए कि जब वो बैक्टीरिया धरती पर वापस आएगा तो वो चूहों को कहीं ज्यादा आसानी से मार देगा। और माना जाता है कि जो बैक्टीरिया स्पेस में रहते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स का ज्यादा असर नहीं होता, जो और भी खतरनाक है। ये स्पेस में लंबी यात्राओं के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देंगे। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बैक्टीरियाज किसी स्पेस मिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें समझना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ऐसे किसी भी माइक्रोबियल थ्रेट को कम करने और इनसे पूरी तरह से निपटने के लिए नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फरवरी सन 2024 में एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स ने ISS पर करीब 100 जगहों से बैक्टीरियाज के सैंपल्स को इकट्ठा किया। उन्हें कुछ महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और फिर धरती पर भेजा गया, जहां वैज्ञानिक उनके जेनेटिक सिग्नेचर्स को स्टडी करेंगे और उन्हें नाम देंगे और इन माइक्रोब्स का एक 3 डायमेंशनल मैप तैयार किया जाएगा। यानी ISS के पूरे माइक्रोबायोम को स्टडी किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस किस्म के बैक्टीरियाज कहां पर पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं कि ISS पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो वहां पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैप हमें बता सकता है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल किस माइक्रोब से जुड़ा हुआ है और वो कैसे माइक्रोब्स की कम्युनिटी को बढ़ा रहा है।
जैसे ही हम ये जान जाएंगे तो हम अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो कर सकते हैं और खतरनाक बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कंट्रोल करके। इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि बहुत लंबी यात्राओं जैसे कि मार्स पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंटीरियर में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होने चाहिए। इससे हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों से पहले अपने स्पेसक्राफ्ट को बीमार होने से बचा लेंगे। कस्तूरी वेंकटेश्वरन, जो कि नासा JPL में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि अभी हमें सैंपल्स धरती पर भेजने पड़ते हैं। ISS पर भी इन्हें स्टडी किया जा सकता है, लेकिन वहां ये प्रोसेस तेज नहीं होगी और हमें जल्द ही इस झंझट से निपटना होगा। मान लीजिए कि जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तब हमारे पास धरती पर सैंपल भेजने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही इतना समय होगा, क्योंकि किसी भी खतरनाक ब्रेकआउट में एक एक पल कीमती होता है और हम ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अच्छी तरह से देख चुके हैं एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में कैसे तबाही मचा सकता है। रूबिन ने जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं उनमें 2 तरह के सैंपल्स इंक्लूड किए गए हैं, जहां एक सैंपल माइक्रोब्स का है, वहीं दूसरा सैंपल उनके मेटाबोलाइट्स का है, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल केमिकल बाय प्रोडक्ट्स का। इससे हम माइक्रोब्स को उनके मेटाबोलाइट्स के साथ लिंक कर पाएंगे और हमारे पास जब इसका डेटा होगा तो इससे हम छोटे छोटे बायोसेंसर्स बना सकते हैं जो कि इन मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट कर सकेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे डिवाइस की जिसे हाथ में पकड़कर आप स्पेसक्राफ्ट पर बैक्टीरियाज या फंगाई की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जैसा होगा। हालांकि ऐसे डिटेक्टर आने वाले 10 से 15 सालों में रियलिटी होंगे, जिनसे कोई भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकेगा। किसी भी आउटब्रेक को रोकने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पर सफाई का ध्यान रखा जा सकेगा। इससे हम अपने भविष्य के हैबिटेट्स को अधिक सुरक्षित बना पाएंगे। स्पेस स्टेशन पर इन माइक्रोबायोम की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। हर हफ्ते ISS पर पूरी तरह से सफाई की जाती है ताकि इस तरह के किसी भी आउटब्रेक को रोका जा सके। ISS पर मौजूद हर एस्ट्रोनॉट हफ्ते में करीब 3 घंटे सिर्फ सफाई में लगाता है, यानी कि 6 एस्ट्रोनॉट हर हफ्ते करीब 18 घंटे ISS पर सफाई करते हैं। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन ISS पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, जहां सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस स्टेशन पर किसी तरह का खाना गिराते हैं तो वो नीचे फर्श पर धरती की तरह नहीं गिरता, वो कहीं भी जा सकता है। ऊपर सीलिंग पर, दीवारों पर चिपक सकता है, यानी कि ये कहीं भी हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा कोई माइक्रोबायोम आउटब्रेक लंबे इंटरस्टेलर मिशन या फिर मार्स मिशन पर हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनका तर्क है कि हम पिछले 2 दशक से ISS पर रह रहे हैं, लेकिन वहां पर आज तक हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। किसी खतरनाक बैक्टीरिया को खोज लेना ही चेतावनी का संकेत नहीं है, बल्कि हमें डरना तब चाहिए जब वो बैक्टीरिया एस्ट्रोनॉट्स को बीमार करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आउटब्रेक के खौफ से हम अपने आसपास के गुड बैक्टीरियाज को ही मार दें। इसीलिए ये डिसीजन भी बहुत सोच समझकर लिया जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अलग अलग बैक्टीरियाज कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। वहीं कुछ वैज्ञानिक इन बैक्टीरिया से एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप को होने वाले नुकसान से तो चिंतित हैं ही, साथ ही चिंता ये भी है कि कहीं ये बैक्टीरियाज किसी दूसरी दुनिया में जाकर कहीं उसे खत्म ना कर दें। दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे ग्रहों पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उनके साथ वहां पृथ्वी के बैक्टीरियाज भी पहुंचेंगे, तो कहीं वो बैक्टीरियाज उस प्लैनेट को कंटामिनेट न कर दें। ये डर हमेशा लगा रहता है। इससे दूसरी जगह पर जीवन होने के फॉल्स पॉजिटिव संकेत हमें मिल सकते हैं, और यही वजह है कि इस विषय पर नासा और बाकी की स्पेस एजेंसीज एक गंभीर रुख अपनाती हैं। इसी वजह से नासा ने अपने कैसिनी-ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह में क्रैश करवा दिया था, ताकि कोई कंटामिनेशन उसके चंद्रमाओं तक न पहुंच जाए, जहां फिलहाल जीवन होने की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। खैर, यहाँ पर बात ये भी है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स खुद ही दूसरे ग्रह के लिए किसी पैथोजेंस की तरह होते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री मार्स पर अपना पहला कदम रखेंगे, उनका अपना अलग माइक्रोबायोम होगा। साथ ही जो स्पेस सूट उन्होंने पहना होगा, उसका भी एक माइक्रोबायोम होगा। अगर वैज्ञानिक उस माइक्रोबायोम को मैप कर लेते हैं, तो वो उस सूट के लिए एक तो बेहतर मटेरियल चुन पाएंगे और दूसरा उसे बेहतर तरीके से क्लीन भी कर पाएंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक एक बेहतर स्पेस सूट भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें से कम माइक्रोब्स किसी दूसरे प्लैनेट पर लीक हों। इसके अलावा इस विषय पर अध्ययन करने के फायदे यहीं पर खत्म नहीं होते। भले ही ये रिसर्च स्पेस में हो रही है,
इसकी एप्लीकेशंस स्पेस ट्रैवल से लेकर मार्स कॉलोनाइजेशन तक हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भी हमारे घरों में, एरोप्लेन्स में, हॉस्पिटल्स में हर जगह का अपना माइक्रोबायोम होता है। जहाँ हम स्पेस में कुछ माइक्रोब्स को बढ़ने से रोक सकते हैं, वही काम हम यहाँ धरती पर भी कर सकते हैं। जैसे कि ISS पर एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग की एफिशिएंसी को लेकर टेस्ट चल रहे हैं, जिसे बोइंग ने बनाया है। आइडिया ये है कि अगर ये कोटिंग स्पेस में काम कर सकती है, जो धरती से कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो धरती पर ये बड़े आराम से काम कर जाएगी। अक्सर स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देती है, लेकिन फिलहाल इन बैक्टीरियाज को समझकर हम अपने स्पेस ट्रैवल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। हमारी अर्थ के ऑर्बिट में आखिरी न्यूक्लियर डेटोनेशन को आज 6 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर ग्लोब पर एक नजर डाली जाए तो आज सभी पावरफुल देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जमीन पर कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। कई बार टेंशन्स इतनी बढ़ जाती हैं कि देश न्यूक्लियर वॉर की धमकी तक दे डालते हैं। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आज की इस दुनिया में कुछ सन की लोगों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनके सिर्फ एक बटन दबाने से ही पूरी दुनिया किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये चेतावनी दी है कि शायद रशिया स्पेस में न्यूक्स भेज सकता है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसे खतरनाक हथियारों पर बैन लगाने के लिए एक रेजोल्यूशन सामने रखा, तो रशिया ने भी वोट किया था। वहीं कुछ यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि हाल ही में ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि स्पेस में आज के समय कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। हालांकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और चिंताजनक बात तो ये है कि आज के परमाणु हथियार पहले के स्टारफिश प्राइम से कहीं ज्यादा विनाशकारी हैं। वहीं अगर धरती पर देखा जाए तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को हमने बहुत गहराई से स्टडी किया है। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाली कैटास्ट्रोफी को हमने क्रोनोलॉजिकली वेल डॉक्यूमेंट भी किया है। सबसे पहले एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद एक इनिशियल फायरबॉल बनती है, जो अपने दायरे में आने वाली सभी चीजों को इंस्टेंटली वेपोराइज कर देती है। इसके बाद एक शॉक वेव आती है, जो एयर प्रेशर में अचानक आने वाले बदलाव की वजह से बेहद खतरनाक रूप ले लेती है और एक बड़े एरिया में बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है और आगजनी भी कर देती है। और फाइनली हमें देखने को मिलता है आइकॉनिक मशरूम क्लाउड। इसके बाद एटमॉस्फेयर से रेडियोएक्टिव मटेरियल नीचे गिरता है, जो कुछ मिनटों से लेकर दशकों में इंसानों की जान लेता रहता है। तो ये है धरती पर होने वाले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की क्रोनोलॉजी। लेकिन स्पेस में ये एक्सप्लोजन बिल्कुल अलग होते हैं। वहां कोई फायरबॉल नहीं होती, न शॉक वेव और न ही मशरूम क्लाउड। स्पेस में जाते ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी तरह से बदल जाता है। स्पेस में ये बॉम्ब अपनी पूरी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रिलीज कर देता है, जिसमें डेडली गामा रेज और एक्स रेज भी शामिल हैं। इनसे मास डिस्ट्रक्शन की 3 वेव्स निकलती हैं। पहली, एक बहुत बड़ी फ्लैश। रेडिएशन की ये फ्लैश इतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करती है कि इसके आसपास के इलाके में आने वाली सैटेलाइट्स इमीडिएटली रेडिएशन ओवरडोज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, या फिर आप इसे EMP एक्स रेज भी कह सकते हैं, जो इस एक्सप्लोजन से रिलीज होगी और अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से टकरा जाएगी। कॉम्पटन स्कैटरिंग फिनोमिनन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लोजन से निकले दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के साथ मिलकर धरती के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ट्रेवल करने लगेंगे, जिससे हमें मैन मेड लेकिन स्पेक्टेकुलर अरोरास देखने को मिलेंगे, जैसा कि स्टारफिश प्राइम के दौरान हवाई में देखने को मिले थे। ये तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साइज और ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि EMP स्पेस और ग्राउंड पर कितनी तबाही मचाने वाली है। ये स्पेस में कुछ अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करने से लेकर पूरी धरती को ब्लैकआउट करने की ताकत रखते हैं। इस एक्सप्लोजन की तीसरी और आखिरी वेव जो होगी, एक तो उसका असर सबसे ज्यादा देर तक रहेगा और दूसरा वो सबसे खतरनाक साबित होगी। ये एक झटके में कोई तबाही नहीं करेगी, बल्कि ये धीरे धीरे महीनों या सालों तक स्पेस में एक हाई रेडिएशन जोन या फिर एक बेल्ट बना देगी, जिसके ओवरडोज से सैटेलाइट्स बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। हमारी धरती के और पास एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जहां रेडिएशन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
बस यूं समझिए कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट स्पेस में एक आर्टिफिशियल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बना देगा, जिसमें हाई स्पीड चार्ज्ड पार्टिकल्स दौड़ रहे होंगे। इंजीनियर्स कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट उस बेल्ट के नजदीक भी जाए। ये एक्स्ट्रा रेडिएशन का डोज स्पेसक्राफ्ट के जीवन को छोटा कर देता है। सन 1962 में अमेरिका द्वारा किए गए थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टारफिश प्राइम की रेडिएशन बेल्ट सालों तक बनी रही। इस दौरान इसने टेलस्टार नाम के एक सैटेलाइट को भी अपना निशाना बना लिया था। ये सैटेलाइट उस डेटोनेशन के महज एक दिन बाद ही लॉन्च हुआ था। रेडिएशन का एक्सपोजर नॉर्मल से 100 गुना से भी ज्यादा था, जिसने उसी महीने सैटेलाइट के ऑपरेशंस को सीज कर दिया और सैटेलाइट वहीं पर खराब हो गया। आज हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। हालांकि सैटेलाइट्स के बारे में ज्यादातर देश जानकारियां सीक्रेट ही रखते हैं, जिससे ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या आज लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स इतने बड़े पैमाने पर रेडिएशन झेल सकती हैं या फिर नहीं। दिक्कत तो ये है कि हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये तबाही कितने बड़े लेवल पर हो सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स इमीडिएटली ऑफलाइन हो जाएंगे। ये एक इमरजेंसी होगी। पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर चली जाएगी। मोबाइल कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बंद हो सकता है। फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाएंगी। हजारों की तादाद में फ्लाइट्स ऊपर हवा में ही फंसी रह जाएंगी। जैसे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली स्टारलिंक की करीब 6,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में ही हैं। अगर इन सैटेलाइट्स को नुकसान होता है तो इस तबाही का स्केल बहुत बड़ा होगा। दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। ब्लास्ट की लोकेशन और इंटेंसिटी को देखते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चाइना के टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स एक बड़े खतरे में होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उनके क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देगी, जिससे उनके स्पेसक्राफ्ट डेड हो जाएंगे और दूसरे ज़ॉम्बी बन चुके सैटेलाइट से भी उनको लगातार खतरा बना रहेगा कि कहीं वो उनसे टकरा न जाएं। यदि अगर कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी रेडिएशन एक्सपोजर मिनटों या फिर कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में उन एस्ट्रोनॉट्स की जान ले लेगा। धरती पर ब्लैकआउट की वजह से कोई रेस्क्यू मिशन भी अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। अगर इतना सब कुछ नहीं भी होगा, हमारी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स बची रहती है। हार्मफुल रेडिएशन को हमारा एटमॉस्फेयर अंदर आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी इस ऑर्बिटल ब्लास्ट से जो ग्लोबल टेंशन जनरेट होगी वो किसी ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकती है। अभी कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि रशिया वाकई में स्पेस में वेपन्स प्लेस करने के लिए सीरियस है या फिर नहीं। ये कोई अफवाह भी हो सकती है या कोई सीरियस सीक्रेट मिशन भी हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ रशिया ही नहीं, यूएसए और चाइना की भी बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये सभी देश सीक्रेटली बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन देशों के पास स्पेस में डिप्लॉय करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स न हो। सीक्रेटली ऐसे वेपन्स इन सभी देशों के पास मौजूद हैं। बस ये सब सुपर पावर की आड़ में घात लगाकर बैठे हैं। यूएसए का कहना है कि रशिया सीक्रेटली कुछ तो ऐसा प्लान कर रहा है। वहीं रशिया और चाइना यूएसए पर ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। रशिया ने जब से अपनी आईएसएस पार्टनरशिप को खत्म करने की अनाउंसमेंट की है, तब से ये थ्रेट और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ह्यूमैनिटी इसके लिए अभी रेडी नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी एक इंसान की सनक की वजह से पूरी मानव जाति पर संकट मंडराने लगे। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही इंसान देख चुके हैं। इससे 100 गुना बड़े स्केल पर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम सब को खत्म कर सकता है। इससे बड़ी मूर्खता शायद और कोई नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारा स्पेस ऐसे न्यूक्लियर वेपन से भर जाएगा या फिर इंसान समझदारी से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।